बच्चों ये वीडियो आपके लिए जबरदस्त वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं क्लास 12 फिजिक्स के सारे सिलेबस के फॉर्मूले का रिवीजन कराऊंगा। केवल रिवीजन ही नहीं कराऊंगा, मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स के आपके 2026 के बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कई बच्चों के भी चल रहे होंगे, वहां भी एग्जामिनर आपको फॉर्मूले पूछ लेता है कि भैया बताओ ये रे ऑप्टिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला बताओ मैग्निफिकेशन का, जब वो फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पे बन रही है ऐसे करके। तो सारे फॉर्मूले प्रैक्टिकल के एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी में तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर इजी फिजिक्स। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 2026 में न्यूमेरिकल्स कितने नंबर के आने की उम्मीद है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी, करीबन 25 नंबर का आएगा। डेरिवेशन, डायरेक्ट डेरिवेशन की बात करें तो 10 मार्क्स का आने की उम्मीद है, डायरेक्ट की बात कर रहा हूं। और 35 मार्क्स का आप देखिए तो न्यूमेरिकल है, यानी कि आधा पेपर न्यूमेरिकल से भरा रहेगा और न्यूमेरिकल बिना फॉर्मूले के लगेंगे नहीं, इसलिए वीडियो की अहमियत काफी बढ़ जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा यहां देखिए, ये सीबीएसई का जो सर्कुलर है जहां पर ये बताते हैं कि वेटेज किसका कितना है, यहां पे यूनिट क्लब करके वेटेज दिया गया है। जैसे ये देखिए 16 नंबर पूछे जाएंगे आएंगे, लेकिन ये 3 चैप्टर के 2 यूनिट, यूनिट 1 यूनिट 2 को क्लब किया, यानी 3 चैप्टर मिलाकर आपको 16 मार्क्स पूछेंगे। तो बच्चे को ये क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिर इलेक्ट्रिक पहला चैप्टर कितने नंबर का आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी कितने का आएगा, अल्टरनेटिंग करंट कितने का आएगा, सेमीकंडक्टर कितने का आएगा। तो मैंने क्या किया है कि पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस और अपने 25 साल का एक्सपीरियंस लगाकर आपके लिए एक संभावित वेटेज दे दिया है कि भाई इतने वेट का, इतने मार्क्स का ये चैप्टर आता है। वो भी इसके दौरान मैं आपको बताऊंगा और साथ में जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो एग्जाम जिसमें न्यूमेरिकल बनते ही हैं उसका भी जिक्र करूंगा। तो शुरू रहिए, सीट बेल्ट की पेटी बांध लीजिए और कस के शुरू से अंत तक वीडियो देखते जाइए और फॉर्मूले याद करते जाइए, रिवाइज करते जाइए। पहले चैप्टर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। तो ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आने की उम्मीद है। ये इजी चैप्टर है, आसानी से इसको आप कर सकते हैं, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब 4 नंबर के लिए जो जो सवाल, जो जो फॉर्मूले हैं, ये है कि जब कोई मास इनवेरिएंट नहीं होता है, ये जब स्पीड के साथ मास बदलता है तो स्पीड बढ़ाने पर मास कैसे बदलेगा, वो फॉर्मूला है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का है कि इलेक्ट्रॉनों, ये चार्ज का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। ये कूलाम्स लॉ हो गया। दो चार्ज के बीच में अगर आर की दूरी है तो उनमें लगने वाला फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें 1/4πε0 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जिसे आप कूलाम्स कांस्टेंट कहते हैं, 9 × 10⁹ विद सुटेबल प्रॉपर यूनिट्स इन एसआई सिस्टम कह लीजिए। और ये रही एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, इसकी वैल्यू भी याद कर लेना, 8.85 × 10⁻⁻12 एसआई यूनिट्स में बाकी लिखा हुआ है। इस पे सवाल काफी बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यह है रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, जहां पर वैक्यूम का के है 1, एयर के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 और मीडियम वाटर के लिए 80। तो इसको याद करके रखें। सुपरपोजिशन का ये फॉर्मूला है, एक से ज्यादा चार्ज हो तो कितना फोर्स किसी चार्ज पे लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, पॉइंट चार्ज से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, उससे यूनिफॉर्मली चार्ज, उससे आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, लेमडा अपॉन 2πε0 इंटू आर। लेमडा क्या होता है, एक यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज आपको मिल रहा है। ये एक लूप यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, उसके आप उसके एक्सेस पे एक्स दूरी पर कितना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए इसको, केवल रीड करने से आपका काम बनेगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करें तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, और ये डायपोल मोमेंट होती है एक वेक्टर क्वांटिटी माइनस Q से प्लस Q की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे है डायपोल की। ध्यान रखिएगा इसमें दो फॉर्मूले बनते हैं। अगर डायपोल छोटा है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब, और साथ में अगर ये छोटा नहीं है तो ये फॉर्मूला लगेगा नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा।
तो जब तक दिया ना हो या सवाल में, तब तक आप छोटा नहीं मानेंगे। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट की बात की जाए तो इसी का जब शॉर्ट डायपोल होगा तो 1/4πε और p/r3। ये माइनस इसलिए लगा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट की उल्टी दिशा में होता है, ये प्लस है यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में होता है। टॉर्क एंड डायपोल हो गया टाउ इज इक्वल टू पी या पी साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है या एरिया बदल रहा है तो आप यहां पर इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। गॉस लॉ क्या है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी हमेशा गॉस लॉ किसी क्लोज सरफेस के लिए लगता है और उसके अंदर का नेट चार्ज लेना पड़ता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड थिन स्फेरिकल शेल से अगर बाहर है आउटसाइड तो 1/4πε0 Q/r²। अगर ऑन दी सरफेस है स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दो। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। अब हम चैप्टर 2 की बात करते हैं, पोटेंशियल कैपेसिटेंस की। इसका जो वेटेज वो 6 नंबर का, ये हाई वेटेज चैप्टर है। इसको ध्यान से करिएगा क्योंकि इसमें बेसिकली 2 चैप्टर घुसे हुए हैं, एक तो कैपेसिटेंस वाला पूरा और इधर पोटेंशियल वाला, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इसके फॉर्मूले देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। यहाँ Q की वैल्यू विथ साइन रखते हैं प्लस या माइनस के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती तो स्केलर क्वांटिटी है लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। डायपोल पोटेंशियल की बात करें एक्सीएल की, अगर शॉर्ट डायपोल है तो 1/4πε0 p/r²। और अगर शॉर्ट नहीं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा, शॉर्ट जब तक दिया ना जाए अपने मन से नहीं मानेंगे आप। और डायपोल पोटेंशियल, डायपोल का जो पोटेंशियल है इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो V इक्वेटोरियल विल बी 0। और ये किसी भी आर्बिट्री पोजीशन की बात करें, थीटा एंगल पर है, r दूरी पर है, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r²। ये काम का फॉर्मूला याद रखिए, दोनों ही इससे निकल आते हैं। अब ये पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, अगर आप इससे बाहर हैं तो ये हो जाता है जैसे बिहेव करता है इससे सारा चार्ज इसके सेंटर पे आ गया है, तो ये पॉइंट चार्ज वाला ही फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r बेटा। अगर सरफेस की बात करेंगे तो स्मॉल आर को कैपिटल आर से चेंज कर दीजिए। और अगर इनसाइड आ जाएंगे तो Q अपॉन ये 1/4πε0 Q/r, यानी ये वही पोटेंशियल रहता है जो सरफेस पे है। ये इसको जरूर याद रखिएगा। इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में डिफरेंस पूछते हैं क्योंकि स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये एक फॉर्मूला है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। आपके बोर्ड में केवल ये फॉर्मूला लगाया जाता है क्योंकि केवल एक एक्सिस के अराउंड ही एक्सेल पर चेंज देखा जाता है। तो E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, ये याद रखें, ये पूरा फुल फॉर्मूला होता है जैसे अंडरस्टैंडिंग बिल है। और ये अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो ये फॉर्मूला लगता है E.dr माइनस लगाते हुए। पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट्स के बीच में होगी तो Q1 Q2 अपॉन R 1/4πε0। अगर 3 है तो 3 का जोड़ा बना के लिखेंगे और उनके बीच की डिस्टेंसेस नीचे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल की बात की जाए तो P cos θ1 माइनस cos θ2। और अगर ये रोटेट करते हैं, अगर रोटेट नहीं करते हैं तो आप इसको माइनस B cos θ के बराबर पकड़ते हैं। फिर कैपेसिटर्स की बात करें तो Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q/V। और देखते हैं यहां पर पूरी चीज रिवाइज करते हैं। कैपेसिटेंस किसी स्फेरिकल जो कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा 4πε0 इंटू R। ये सैंपल पेपर में भी एक क्वेश्चन है, वहां पे एल्युमिनियम और कॉपर का दिया है, अब पूछ लिया कैपेसिटेंस किसका ज्यादा है। तो ये किस मटेरियल से बना है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। 4πε0 R इन्हीं चीजों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, दोनों का सेम आ जाएगा। मतलब V एट P अलोंग द रिंग, इस रिंग के अलोंग की बात करें तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला सेंटर पे हो जाएगा 1/4πε0 Q/r और ये एक्सेस निकालने का फॉर्मूला है। इसको ध्यान से देखकर नोट कर लीजिएगा आप। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसके बीच में कैपेसिटेंस क्या है K ε0 A/d, अगर डाइलेक्ट्रिक आपने डाल रखा है तो। और अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो ε0 A/d आ जाता है।
कैपेसिटेंस इन सीरीज होगा तो 1/c के फॉर्म में जुड़ते हैं, अगर पैरेलल में तो सीधे C1 + C2 करके जोड़ देंगे आप। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV² हाफ Q² या हाफ QV के बराबर होती है। और एनर्जी जो कैपेसिटर्स होते हैं वो सीरीज में हो या पैरेलल में हो, सब की सब एनर्जी यहाँ पे जुड़ती है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, इसको भी याद रखिए, ½ E² AD। सारे फॉर्मूले रिवाइज करा देंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एक Q1 V1 Q2 V2 अगर दो कंडक्टर हैं आपस में कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो कॉमन पोटेंशियल क्या आता है, C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2। और आफ्टर इक्विलिब्रियम जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो दोनों के जो फाइनल चार्जेस होंगे वो कैपेसिटेंस के रेशियो में रहेंगे, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आफ्टर इक्विलिब्रियम, यानी कि पोटेंशियल दोनों का जब सेम हो जाए, क्योंकि चार्ज का फ्लो तभी होता है जब पोटेंशियल में डिफरेंस हो। लॉस ऑफ एनर्जी, जो ये चार्ज मूव करेंगे उससे हीट एनर्जी लॉस होगी, कितनी होगी उसका फॉर्मूला ये है। इन डायलेक्ट्रिक तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है εr E0/E के बराबर। पोलराइजेशन डेंसिटी है, इसको भी याद रखिए, QP/A के बराबर ये रहती है। ये इलेक्ट्रिकल सब्स्टिट्यूटेबिलिटी और रिलेशन K/X पे सवाल आता है 1 नंबर का। तो ये K = 1 + psi, इसको पकड़ के रखें। कैपेसिटेंस विद पार्शियली फिल्ड डायलेक्ट्रिक, अगर पूरा स्पेस ना भर के पार्शियली फिल्ड है और उसकी चौड़ाई है केवल T, जो डायलेक्ट्रिक आपने डाला है, तो ε0 A/d - T + T/K, ये पार्शियली फिल्ड डायलेक्ट्रिक का फॉर्मूला है। और अगर मान लीजिए कंडक्टिंग स्लैब डाली तो d/d - T × C0 के बराबर हो जाएगा, अगर कंडक्टिंग स्लैब है तो। अब आगे ये कुछ इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक हैं, यानी कि जब आप बैटरी कनेक्टेड रखते हैं या डिसकनेक्टेड, बैटरी लगा रखे हैं हटा दिए हैं, उसके बाद अगर डायलेक्ट्रिक डाल देंगे तो क्या क्या घटनाएं घटेंगी, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और कंपाउंड डायलेक्ट्रिक है तो ε0/T1/K1 + T2/K2 करते चला जाएगा। कंपाउंड अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के तहत आप इसको जोड़ेंगे। अब आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 6 नंबर का ये भी हाई वेटेज का चैप्टर है आपका। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट आप जानते हैं आई एवरेज होती है Q/T या आई इंस्टेंटेनियस dQ/dt। V = IR पता है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप जानते ही, R = ρL/A। और करंट डेंसिटी हो जाएगी J = I/A। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन होता है मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। कंडक्टेंस G की वैल्यू 1/R, ये काफी पूछा जाता है और ये आपके सैंपल पेपर में भी था ऑफिशियल वाले में, तो ये ओम इसकी यूनिट पूछी जा लेती है। कंडक्टिविटी सिग्मा 1/ρ है, वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखने को आता है। तो E = ρJ क्या J, या J = सिग्मा E, ये स्केलर फॉर्म होता है। V = IR, वेक्टर फॉर्म ये होता है, इसको याद करके रखिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD की वैल्यू हो जाएगी -EE/m × टाउ। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I = NEAVD, ये फॉर्मूला होता है। इसको इसमें n क्या होता है कमेंट करके बताना जरा, लिखा है वैसे यहाँ, फिर भी पढ़े हो कि नहीं ध्यान से दिखाई पड़ेगा n का मतलब यहाँ क्या है। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, इसी से डिड्यूस करते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले फंडे से। तो R की वैल्यू भी याद रखना, इस पे भी सवाल आया था पिछली बार, ml/ne² टाउ × A। और ये रेजिस्टिविटी निकाली जाती है m/ne² × टाउ। रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E, तो J = सिग्मा, यही रिलेशन ओम्स लॉ वाला लिख दिया है। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, तो म्यू की वैल्यू होती है VD/E। रिलेशन बिटवीन I एंड म्यू, तो I = NEA μe × E। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंस है रेजिस्टिविटी का, तो ρ = ρ0 1 + α T - T0, इस तरीके से इसको याद रखिए। और रेजिस्टेंस के लिए RT = R0 1 + α × ΔT। आगे देखिए, ये सीरीज में रेजिस्टेंस है तो R1 + R2 जोड़ देंगे, पैरेलल में तो 1/R के फॉर्म में जोड़ेंगे। सेल अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो V = E - IR चलेगा, और ये R की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। आगे ये चार्जिंग ऑफ ए सेल में ध्यान रखिएगा, V = E + IR हो जाता है माइनस की जगह। और सीरीज में है तो E1 + E2 या R1 + R2। दो सेल अगर पैरेलल में तो ये पैरेलल में E1 R2 + E2 R1/R1 + R2 रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और ये R इक्विवेलेंट R1 R2/R1 + R2।
एन सेल्स पैरेलल में तो ये रिलेशन वैलिड होते हैं, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 वाला, और ये पैरेलल में रहते ही रहते हैं। कंडीशन मैक्सिमम करंट की है, आई की वैल्यू NE अपॉन R प्लस NR, और मैक्सिमम करंट कब होती है, जब NE अपॉन R के ये बराबर हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहां बात करें, ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू है ये, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ME अपॉन MR प्लस स्मॉल r, और आई मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी निकलेगी, ME अपॉन R। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होता है, MNE MR प्लस NR, और ये कब होती है मैक्सिमम करंट, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर P इज टू W/T आप जानते ही हैं, 1 किलोवाट की जूल्स में कॉम्बिनेशन रिलेशन 3.6 इंटू 10⁶, पावर इन सीरीज तो 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस P2 के फॉर्म में जुड़ता है पावर, पैरेलल में तो P1 प्लस P2 P3, एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, मैक्सिमम पावर थ्योरम जो P मैक्स होती है E स्क्वायर अपॉन 4R, किरचॉफ लॉ सिग्मा आई आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट जंक्शन पे, और सेकंड लूप लॉ होता है सिग्मा डेल्टा V इक्वल टू 0 क्लोज लूप में। व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड अगर है तो P अपॉन Q इक्वल टू R बाई S। अब आते हैं चौथे चैप्टर पे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो कि 5 नंबर का वेटेज रखता है, ये भी हाई वेटेज का सवाल हो जाता है। तो ये बायो सावर्ट लॉ है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब, और मैग्नीट्यूड लिखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, आने के चांसेस कम है, सिलेबस में नहीं है लेकिन कभी कभी दिक्कत देते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन R, इनफाइनाइटली लॉन्ग एट वन एंड की बात है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई R, अगर इसके कोने में है, ये बीच में है कहीं। और मैग्नेटिक फील्ड एट करंट कैरिंग लूप, इसके सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2R। इस फॉर्मूले में केवल पाई का फर्क है, नीचे ध्यान दीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, इससे कंफ्यूज ना हो। और एक्सेस ऑफ द लूप पर कितना फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, इसको याद कर लीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन आई R स्क्वायर, इस पे सवाल आते हैं, और 2R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और ये R के लिए अगर पूरा नहीं बना R के, तो R के लिए फॉर्मूला लग जाएगा B नॉट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन R स्क्वायर इंटू L। अगर ये L लेंथ हमें पता है, अगर ये थीटा पता है, तो थीटा के लिए फॉर्मूला लगा दो। एम्पियर्स लॉ B डॉट DL होता है म्यू नॉट इंटू आई नेट, और ड्यू टू सोलेनाइड B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI। ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड रहता है, यहाँ N होता है पर यूनिट लेंथ कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और अगर एंड पे चले जाएंगे तो हाफ हो जाता है। ड्यू टू करंट कैरिंग थिक वायर, ये इस पे सवाल बहुत आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थिक वायर है तो इनसाइड आउटसाइड कितना है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट, यानी इस वायर के बाहर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन R, और ये B इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R होता है। जब ये सरफेस पे होता है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई R, और जब इनसाइड होता है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन R स्क्वायर इंटू स्मॉल r, यानी B इज प्रोपोर्शनल टू R। ये ग्राफ होता है। तो दिस इज, इसके आगे तो नहीं लिखा है ज्यादा, ये देखिए, ये जो है इसको अच्छे से नोट कर लीजिए ध्यान देके, इस पे अक्सर सवाल आता है, और जब सवाल देता है एग्जामिनर तो ये मान के देता है कि हम अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जैसे वायर था ना, ये तो ये सिलेंड्रिकल वायर है, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, और यहाँ कितना है, ये बात चल रही है इसके अंदर की। अब ये फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी फॉर्मूला होता है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्यू वी बी साइन थीटा, इसका वेक्टर वाला भी याद रखिएगा फॉर्मूला। और ये सवाल अक्सर आता है, फोर्स कब जीरो होगा, तो जब वेलोसिटी जीरो या थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री हो। और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर अगर करंट कैरिंग है तो आई एल क्रॉस बी हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा। आगे देखते हैं। अब यहां पर ये दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, इससे सवाल बनता है कि दो पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं और सेम डायरेक्शन में करंट होती है तो इसके अंदर अट्रैक्शन होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है तो रिपल्शन होता है। यही बहुत पूछा जाता है आपसे,
तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन, अपोजिट में रिपल्शन, और ये जो फोर्स का लिखा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, कितना फोर्स लगता है, वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। टॉर्क करंट कैरिंग लूप में M क्रॉस B, गैल्वेनोमीटर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का सवाल बन जाता है इस पे। तो अल्फा जो डिफ्लेक्टिंग एंगल होता है, NBA अपॉन K इंटू आई, और यहां पर जो अल्फा होता है प्रोपोर्शनल होता है आई के, तो लीनियर स्केलिंग इसीलिए पॉसिबल होती है। और ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है कैपिटल जी, आई अपॉन अल्फा के बराबर होता है, के अपॉन NBA। दो तरह की सेंसिटिविटी होती है इसमें गैल्वेनोमीटर में, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी है IS NBA अपॉन के, वोल्टेज है अल्फा अपॉन IR या NBA अपॉन KR। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है करंट सेंसिटिविटी अपॉन R के बराबर। कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर का एमीटर में कैसे करते हैं, एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस शंट को पैरेलल में लगा देते हैं, शंट की वैल्यू यहां से निकालेंगे, I माइनस IG इंटू जी, और I इसी तरह IG, और कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा वो R यहां पे लिखा हुआ है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज करोगे, जब एक बहुत ही हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देते हो, तो ये आ जाएगा V अपॉन IG माइनस जी, कितनी वैल्यू का लगाएंगे। ये जो IG लिखा होता है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होती है, ये जो V लिखा है इसका मतलब है जो डिजायर्ड रेंज आप चाहते हो बनाना, और ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर है, क्योंकि सीरीज में तो R प्लस जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये 3 नंबर का है, ये मोर और लेस थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक, ये इजी है, बहुत आराम से इसको पढ़ के आप खत्म कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये मैग्नेटिक लेंथ थोड़ी ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटी होती, करीबन 0.84 टाइम्स, पोल पोल के बीच की दूरी को मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। कूलॉम्स लॉ मैग्नेटिक फोर्स के लिए उसी तरीके से लगाते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो उसी तरीके से जैसे डायपोल मोमेंट निकालते हैं, QM इंटू 2L, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, साउथ से नॉर्थ दिशा होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। एक्सियल पोजीशन के लिए उसी तरीके से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन R क्यूब, छोटा शॉर्ट है तो, शॉर्ट नहीं तो ऊपर वाला। इक्वेटोरियल पे अगर शॉर्ट है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R क्यूब माइनस के साथ, और शॉर्ट नहीं है तो ये लंबा लग जाएगा। टॉर्क एंड मैग्नेटिक डायपोल, ये टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B या टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, तो ये MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, या आप सीधे माइनस MB लिख सकते हैं अगर रोटेट नहीं किया जा रहा है तो। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, एक करंट लूप है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है NIA के बराबर। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये एक नंबर में आता रहता है, B डॉट DS इक्वल टू 0, तो ये इसका मतलब होता है मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये कुछ मैं दिखा रहा हूं, इसको आप याद कर लीजिएगा अगर किया है तो, वरना स्किप कीजिएगा, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए जो 95 से भी ऊपर लाना चाहते हैं, है ना। तो ये कुछ मैं वैल्यू लिख रहा हूं, ये आप तभी याद करें जब आप 95 के ऊपर जाना चाहते हैं, तब याद कीजिएगा। मैग्नेटिक परमेबिलिटी वगैरह हो गई, ये सारी डेफिनेशंस है जो इस पे सवाल आ सकता है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान रखें। म्यू आर इज टू 1 प्लस IM, रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस सब्सिटिबिलिटी मैग्नेटिक वाली। ये क्यूरीज लॉ है, SIM इज इक्वल टू C अपॉन T, और ये कोडिफाइड मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ ये तब लगता है जब ये फेरोमैग्नेटिक मीटर पैरामैग्नेटिक बन जाता है तब। और ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है जो सभी को याद कर लेनी चाहिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जितना कहूं उतना कम है, इससे हर बार कुछ ना कुछ आता है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक की कुछ वैल्यूज लिखी हैं, साई की वैल्यू और ये म्यू आर की वैल्यू और या म्यू नॉट से कंपैरिजन, इसको ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिएगा इसको। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, ये 3 नंबर का है, इजी टू स्क्योर टॉपिक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो B डॉट A, और इसकी जो स्केलर क्वांटिटी होती है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, और SI यूनिट इसकी वेबर है, और CGS यूनिट मैक्सवेल है, 1 वेबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। फैराडेज लॉ आप जानते हैं, E इज इक्वल टू माइनस N डिफाइड बाई dt। मोशनल ईएमएफ E इज इक्वल टू BLV। करंट इंड्यूस्ड इन द लूप BLV अपॉन R। फोर्स ऑन मूवेबल आर्म, जो मूव कर रहे हैं, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स F इंटू V, इसको B से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए।
रिलेशन बिटवीन इंड्यूस चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू होती है डेल्टा फाई अपॉन आर। ये सवाल बहुत पूछा जाता है क्योंकि जो ईएमएफ होता है इंड्यूस, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है, जबकि जो इंड्यूस चार्ज है वो रेट ऑफ फ्लक्स पे ना डिपेंड करके टोटल फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस बताया है ये आपसे कई बार पूछ लेते हैं। ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड एक जगह फिक्स कर दिया एक्सेस पे, दोबारा घुमा रहे हैं तो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा या हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। कॉइल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ई इज इक्वल टू एनवीए ओमेगा साइन ओमेगा टी या ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे सवाल सैंपल पेपर में एक आया हुआ है कि अगर ऐसे में हम ओमेगा को डबल कर दें तो नया ईएमएफ कितना हो जाएगा 2025-26 के लिए ऑफिशियल सैंपल पेपर में, बताइएगा ओमेगा डबल करने पे क्या हो जाएगा। अब आता है ये चैप्टर नंबर 6 चल ही रहा है, तो ये सेल्फ इंडक्शन फाई इज इक्वल टू एल आई या ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए या एल की वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, इसी तरह से फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए फाई इज इक्वल टू एम आई या ई इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दो लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन वन एन टू ए अपॉन एल, और इसी से बाकी वैल्यू रख के आप और फॉर्मूले निकाल सकते हैं, म्यू नॉट एन वन एन टू ए एल या म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर इंटू एल। अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, 6 मार्क्स की हाई वेटेज टॉपिक है। तो ये एसी वोल्टेज एंड करंट का फॉर्मूला हो गया, 3 वैल्यूज होती हैं एसी में, आई एवरेज 1 साइकिल 0, हाफ साइकिल पे 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट, इसी तरह ई एवरेज, आई आर एम एस आई इफेक्टिव आई वी सेम होता है, आई आर एम एस ई नॉट अपॉन रूट टू, ई आर एम एस ई नॉट अपॉन रूट टू। प्योर रजिस्टर सर्किट होता है तो दोनों से ये दोनों की इक्वेशन रहती है, वी और ई, वी और आर सेम फेज में होते हैं, ये फेजर डायग्राम बाजू में बना हुआ है। प्योर इंडक्टर सर्किट में आप देखेंगे तो वोल्टेज ये आई लैग करती है पाई बाई 2 से, या वोल्टेज लीड करती है आप कह दीजिए, ये फॉर्मूला ये देखिए लैग कर रही है आई। और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है एक्सएल वो ओमेगा एल के बराबर होता है, इसको याद करके रखिएगा 2 पाई एफ एल के बराबर। केवल कैपेसिटर सर्किट है तो इसमें क्या होता है आई लीड करती पाई बाई 2, ये देखिए आई आगे है ई से, ये इक्वेशन है, ओमेगा टी के बाद ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कर दिया है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी या 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। एलआर सर्किट आ जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाती है, यहां पर ई लीड करती है आई बाई 5 या आई लैग करती है। सीआर सर्किट है कॉम्बिनेशन में तो आई लीड द ई बाई 5, जो लीड कर रहा है उसमें प्लस करते हैं, वाले को छोटे जो लैग कर रहा होता है उसको माइनस कर देते हैं। सीरीज एलसीआर ये आपके आपके सीधे तौर पे आता है, तो टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट क्या होता है Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ये इंपीडेंस ऑफ द सर्किट है अपोजिशन टू द करंट, और 10 फाई एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, निकालने के काम आएगा। अब ये स्पेशल कुछ केसेस हैं, आप ये ध्यान से देख लीजिएगा कब क्या होता है, मैंने सारी डिटेलिंग रख दी है, ध्यानपूर्वक वीडियो देखते जाएंगे पूरा रिवाइज हो जाएगा, कब तक क्या होना ये सही कहानी है। रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल बराबर एक्ससी पे होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन अंडर रूट एलसी, और ये फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी, ये पावर का जनरल फॉर्मूला होता है इन अल्टरनेटिंग करंट, पी एवरेज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है तो ये फाई की वैल्यू 0 होती है तो कॉस 0 1 हो जाएगा इसी तरीके से, और रेजोनेंस सर्किट है तो भी यही हो जाता है, क्योंकि रेजोनेंस सर्किट में वी और आर एक फेज में होते हैं तो जो फेज डिफरेंस फाई है वो 0 हो जाता है। पावर फैक्टर होता है कॉस फाई आर बाई जेड, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, मिनिमम 0 होती है इसकी। वॉटलेस करंट क्या होती है, वॉटलेस करंट वो होती है जो करंट तो फ्लो हो रही है लेकिन कंजम्पशन पावर डिसिपेशन 0 है, जैसे कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ट्रांसफार्मर में I1 अपॉन I2 की वैल्यू E2 अपॉन E1 N2 अपॉन N1, I1 का मतलब प्राइमरी, 1 का मतलब प्राइमरी, सेकंड का मतलब सेकेंडरी, इसको भी याद रखिए। पावर आउटपुट निकालने के लिए पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट या एफिशिएंसी निकाल ले इनटू 100%। चैप्टर 8 की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, 3 नंबर का ये भी आता है, इसमें ज्यादा फॉर्मूले तो नहीं है, जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट का याद रखिएगा, इस पे सवाल बनता है, ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt, ठीक। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को लेके, और ये मॉडिफाइड मैक्स एम्पियर्स लॉ है, म्यू नॉट IC प्लस ID, तो मॉडिफाइड एम्पियर्स, 4 इक्वेशंस है मैक्सवेल की, इसको भी याद कर लीजिएगा बाय द वे आए तो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं,
एनर्जी डेंसिटी वगैरह का फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, जैसे कुछ भी आपसे छूटे नहीं। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोमेंटम कैरी करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यू बाई सी के बराबर, रेडिएशन प्रेशर पी आर, ई एंड बी में रिलेशन ई अपॉन बी, इसके ऊपर सवाल आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल काफी बनता है जी, इसके ऊपर और इसके ऊपर, ये मैंने बताया ही था आपको, तो इसको थोड़ा सा पकड़ के चलिएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, ये इक्वेशन ऑफ ई एम वेव है, ये पढ़े होंगे, रिवीजन के लिए डाल दिया है मैंने, और ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज भी लिख दी जिससे सारी चीज आपके सामने आ जाए, पॉज करके आप दिमाग में 5 सेकंड देंगे तो दिमाग में याद आ जाएगा, अगर पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो रटना पड़ेगा आपको। ये बाकियों की प्रॉपर्टीज हैं, ये तो ये मैं पढ़ के सुना नहीं रहा हूँ, ये आपने पढ़ी होंगी, तो ये सारी आपको यहाँ पर, ये आप हट जाएं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, सारे नोट्स बनाए थे मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। अब रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं, नो ये बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है, वेरी हाई वेट, सबसे ज्यादा सवाल इसी से आते हैं बेटा। ये रिफ्लेक्शन का कुछ फॉर्मूला जो बेसिक है 10th में पढ़ा था, ये रिफ्लेक्शन का स्नेल्स लॉ है, इस फॉर्मूले पे सवाल अक्सर मिल जाएंगे, म्यू टू वन का, तो वी वन अपॉन वी टू वाले पे, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नॉर्मल शिफ्ट का है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ये नॉर्मल शिफ्ट है, टोटल शिफ्ट की बात की गई, कई मीडिया और सारी शिफ्टें जोड़ दो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पे सवाल अक्सर मिलेगा। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब रे रेयर टू डेंसर जाती है तो म्यू डी अपॉन वी माइनस म्यू आर अपॉन यू, म्यू डी माइनस म्यू आर अपॉन आर, और डेंसर से रेयर जाएगी तो ये डी और आर इंटरचेंज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं पावर फैक्टर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। लेंस मेकर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला है म्यू डी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आर, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। अगर यहाँ पे पहला जो मीडियम है यानी म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाए तो ये 1 कर देते हैं, रिड्यूस हो जाता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला, ये पूरा आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, अच्छे से याद होना चाहिए। ये थिन लेंस मेकर फॉर्मूला आपको ये पता ही होगा, पावर पी इक्वल टू 1 अपॉन एफ, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज अगर कांटेक्ट में है तो P1 प्लस P2 पावर जुड़ जाती है। टोटल मैग्निफिकेशन की बात करें तो सारी मैग्निफिकेशंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। प्रिज्म के केस में कुछ इंपॉर्टेंट है, A इज इक्वल टू आर प्लस आर वन होता है, और I प्लस आई वन है तो I प्लस आई वन इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। डेल्टा क्या है? डिविएशन। तो और जब एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन होता है तो I बराबर आई डैश होता है, ये आई डैश, और R बराबर आर डैश होता है। ये इस पे सवाल बोर्ड में बताते हैं, बहुत इजी फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन के बीच का रिलेशन। तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस सिग्मा डेल्टा एम अपॉन 2 साइन ए बाई 2, और स्मॉल प्रिज्म के लिए डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप का है, एम बराबर बीटा बाई अल्फा, ये पेरेंट फार्मूला है, मेन फार्मूला जो कि माइक्रोस्कोप के लिए लगता है। आप सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करोगे तो एम होता है डी अपॉन यूई, और इसमें दो केसेस बन जाते हैं। अगर ये इमेज डी पर बन रही है 25 सेंटीमीटर पे, LDDV जिसे आप बोलते हैं, तो मैग्निफिकेशन होता है 1 प्लस डी बाई एफ, और इन्फिनिटी पे अगर बन रही है तो डी बाई एफ। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो इसी के बीच टहलती रहती है, 9 या 9 से कम होती है एनसीईआरटी के हिसाब से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पेरेंट फॉर्मूला ये वीओ अपॉन यूए इंटू डी अपॉन यूई, और मैग्निफिकेशन होता है एमओ इंटू एमई। फाइनल इमेज अगर बन रही है डी पर तो फॉर्मूला हो जाएगा वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है तो वीओ अपॉन यूओ डी अपॉन एफ ई, ये फॉर्मूला बनेगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एम होता है बीटा अपॉन एल्फा, पेरेंट फॉर्मूला, या एफ इज टू माइनस एफ ओ अपॉन यूई। केस 1 जब फाइनल इमेज डी पर है तो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पर है तो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। अब उसके बाद आता है वेव ऑप्टिक्स बेटा, तो ये 6 नंबर का, ये भी हाई वेटेज वाला चैप्टर है, और इसको भी फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू लिखी थी इस पे सवाल अक्सर आता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन, वी वन अपॉन वी टू, लेमडा वन अपॉन लेमडा टू। और इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इंटरफेरेंस अगर निकालनी हो, जो स्क्रीन होती कहीं पर भी इंटेंसिटी, तो एम्पलीट्यूड का रिलेशन होता है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर 2 A1 A2 कॉस फाई।
और इंटेंसिटी ये होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, तो उसकी वैल्यू हो जाती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई, और 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई को इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं, फाई होता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर दो I1 I2 को हम सेम मान लें या सेम इंटेंसिटी की हो, तो यही फॉर्मूला रिड्यूस करके ये बन जाता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इस पे सवाल आते हैं। तो I इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, तो ये तेजी से निकलेगा, ये लगाने की जगह ये लगाइए अगर दोनों स्लिट की इंटेंसिटी एक ही है तो। अनदर फॉर्म 4I0 को I मैक्स लिख दिया है। रिलेशन बिटवीन फेज एंगल एंड पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा पी। पी मतलब पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स मतलब फेज डिफरेंस। अब कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमा कब बनता है? जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो फेज डिफरेंस, तो डेल्टा फाई 2n पाई के बराबर। या कह सकते हैं जो पार्ट डिफरेंस है इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2, तो 2n लेमडा बाई 2, किताबों में ये लिखा रहता है n लेमडा, 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऑड फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, तो डेल्टा फाई 2n माइनस 1 इंटू पाई। पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के लिए पार्ट डिफरेंस किसी पॉइंट पर xd/d। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस निकालनी हो कहां पड़ेंगी, तो एन डी लेमडा अपॉन डी। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज है तो 2n माइनस 1 वाला फॉर्मूला आ जाएगा। फ्रिंज विड्थ कितनी है, डी लेमडा अपॉन डी चौड़ाई। एंगुलर विड्थ ऑफ ए फ्रिंज थीटा बीटा अपॉन डी या लेमडा अपॉन डी। और अगर किसी पूरे अपरेटर्स को किसी पानी में डुबो दिया या किसी और लिक्विड में डुबो दिया तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ता है, इस पे सवाल कई बार से आ रहा है। बीटा अपॉन म्यू हो जाती है। बीटा है हवा में, पानी के अंदर बीटा अपॉन म्यू। फिर आता है कंपैरिजन ऑफ आई मैक्स और आई मिनिमम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आई मैक्स अपॉन, इस पे सवाल बड़े बनते हैं। ये इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के बारे में लिखा गया है और यहां पर एम्पलीट्यूड रेशियो है, ये स्लिट की विड्थ है। तो दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल बनते हैं। डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट का हो, इंटरफेरेंस डबल स्लिट से होता है और डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट से होता है। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस अगर पी पे देखें तो पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा ही जानना इसलिए जरूरी है कि कहानी में जब ट्विस्ट आता है तो ये पार्ट डिफरेंस ही मदद करता है अपनी। तो ये डायरेक्शन है सेकेंडरी मैक्सिमा का। ये इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस से उल्टा बनता है, तो 2n प्लस 1 लेमडा अपॉन 2a। ये डिस्टेंस ऑफ एनथ मैक्सिमा ये देखिए लिखी है, एनथ मिनिमा ये वैल्यू लिखी है, और डिस्टेंस ऑफ एनथ मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन ये लिखा हुआ है। ये लिखा है ना अपोजिट ऑफ इंटरफेरेंस, इवन मल्टीपल पर मिनिमा है, वहां इवन मल्टीपल पर मैक्सिमा होता था, ये इवन मल्टीपल पर मिनिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा क्या होती है, एंगुलर विड्थ 2 लेमडा अपॉन ए, लीनियर विड्थ चौड़ाई 2 डी लेमडा अपॉन ए। सेकेंडरी यानी इस सेंटर के अलावा बाकी जो फ्रिंजेस बनती हैं वो इसकी आधी होती हैं चौड़ाई में, तो लेमडा अपॉन ए डी लेमडा अपॉन ए जो कि हाफ होता है सेंट्रल मैक्सिमा के। अब आता है चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर। ये बहुत ही आसान चैप्टर है और 5 नंबर तक आपको दे सकता है, मतलब इसको तैयार करना बहुत जरूरी है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन, और के मैक्स की वैल्यू होती है हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर ईवी नॉट के बराबर। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यही जान है इसकी, इस चैप्टर की, तो ये आपको आना ही चाहिए। के मैक्स की वैल्यू है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, और के मैक्स हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या के मैक्स की वैल्यू आप देख ही रहे हैं। रेस्ट मास फोटोन का हो गया फ्रॉम आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन एम एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। लीनियर मोमेंटम फोटोन का एच अपॉन लेमडा। ये ग्राफ से निकालते हैं आप प्लैंक्स कांस्टेंट, और मुंह में कुछ आ गया है, बाल लग रहा है। तो ये देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट निकालते हैं इस तरीके से, h की वैल्यू e इंटू स्लोप करके, और ये वर्क फंक्शन है e इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब ये। अब यहां आगे ये डिब्रॉय वेवलेंथ h अपॉन एम सी h अपॉन पी, इसको तैयार करके रखिए। एटम्स की बात करते हैं, 3 नंबर सवाल है, इसमें भी कई फॉर्मूले हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये ध्यान होना चाहिए। तो एम अल्फा की वैल्यू हो गई 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला आर नॉट, इसे आप याद करके रख लीजिए। बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन MVR या NH अपॉन 2 पाई। ये रिलेशन बिटवीन ऑर्बिट रेडियस एंड वेलोसिटी,
तो ये सब गहराई है, मतलब जितना याद कर लेंगे बेटर रहेगा। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर nth ऑर्बिट में तो कितनी स्पीड होगी, ये स्पीड मिलेगी आपको। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, आर की वैल्यू ये मिलेगी nth ऑर्बिट के अंदर, और इसके इसके बीच का रिलेशन यहां मिलेगा, ये उनका रिलेशन ऊपर। बोर रेडियस क्या होती है, जो पहली आर बराबर एन बराबर 1 पे टहल रहा होता है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है ये। और आर एन इजकल टू एन स्क्वायर इंटू आर नॉट एक रिलेशनशिप है जिसपे सवाल आते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है। अगर हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा। स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर रेडियस, कितनी स्पीड होती है, c/137। और इन जनरल ये फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं, और ये एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है पूरा फॉर्मूला। और यहाँ पर ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आपको अक्सर मिलेंगे कि टोटल एनर्जी जो होती है वो माइनस काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल के आधे के बराबर होती है। जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी टोटल एनर्जी माइनस के बराबर या पोटेंशियल की आधी। इस फॉर्मूले को याद रखना। हाइड्रोजन के लिए के की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू E² / 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यू की वैल्यू ये और के टोटल वैल्यू ये। इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी इंपॉर्टेंट बताते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला होता है इसी का, ये शॉर्ट सारी वैल्यू निकालने के बाद कि nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के तो उसका क्या -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। और स्पीड बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन Vn = V1/, इस पे भी सवाल एनसीईआरटी में है, तो ये आप आ सकते हैं। ये V1 का मतलब है पहली ऑर्बिट में जो स्पीड है, और n का मतलब है nth ऑर्बिट में कितनी होगी, तो V1/n हो जाएगा। इसी तरह टाइम पीरियड Tn मतलब n³ × T1, और ये रेडियस Rn = n³ n² × R1, और एनर्जी है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्पेक्ट्रल सीरीज लाइन से फॉर्मूला याद करके रखिएगा। वेव नंबर या 1/λ, रेडबर्ग कांस्टेंट 1/nf का स्क्वायर -1/ni का स्क्वायर। ये स्पेशल सीरीज हैं, तो जैसे आप जानते हैं लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट फंड सीरीज, इनको याद करके रखिएगा। इसमें ये जो बामर सीरीज होती है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि विजिबल रीजन में फॉल करती है। अक्सर सवाल इससे आते जाते रहते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर पढ़ाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। और ये जो लाइन से मैं हट जाता हूँ, आप चाहें तो उसको पॉज करके ध्यानपूर्वक स्टडी कर सकते हैं। अब ये एटम में ये कुछ एनर्जी लेवल लिख दिया, कुछ 2-4 याद हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर n = 1 पे क्या एनर्जी स्टेट है और 2-3 पे क्या एनर्जी स्टेट है। और एक ये शॉर्टकट एक फॉर्मूला है, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको किसी का लैम्डा दे रखा है एंगस्ट्रॉम के अंदर, तो 12/400/λ इन एंगस्ट्रॉम रख दोगे तो टोटल एनर्जी निकल आएगी आपको। मतलब फोटोन अगर आप दे रहे हो या ले रहे हो, इतना लैम्डा रिलीज करता है तो इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, या आप दे रहे हो तो इतनी मिल रही है। न्यूक्लाई की बात करते हैं, 4 नंबर का ये भी बनता है हिसाब किताब। तो ये प्रोटॉन का मास लिखा है और चार्ज लिखा हुआ है, और चार्ज न्यूट्रॉन का 0 होता है, जानते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं जो आप बड़े आसानी से जानते होंगे। न्यूक्लॉन्स बोलते हैं प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर न्यूक्लॉन्स बोलते हैं। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर ए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, और न्यूक्लियर मास टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का ये तरीका ध्यान से पॉज करके देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझेगा। मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, मतलब इसको देखने के बाद आप जबरदस्त तरीके से सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं, जब बच्चा इंटरेस्टेड होगा पॉज करके देख लेगा। और ये एटॉमिक मास यूनिट्स का भी कन्वर्जन लिख दिया जो आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं। रेडियस ऑफ, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल अक्सर आते हैं कि रेडियस जो होती है वो R0 × A⁻1/3 पर डिपेंड करती है। ये होता है मास नंबर। R0 कांस्टेंट है, 1.2 × 10⁻15 मीटर के बराबर। न्यूक्लियर डेंसिटी, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ध्यान रखिएगा जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। ये भी सैंपल पेपर 2026 के लिए ऑफिशियल में सवाल पूछा गया है कि दो मटेरियल दे दिए, इन दोनों की न्यूक्लियर डेंसिटी बताओ, तो न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो 1/1 ही होगा क्योंकि वो कांस्टेंट होती है, वो डिपेंड नहीं करती, लगभग फिक्स सभी के लिए। ये कुछ मैंने न्यूक्लियर फोर्स की ये प्रॉपर्टीज लिखी हैं जो आप पॉज करके पढ़ेंगे तो इनको ये भी रिवाइज हो जाएंगी। और ये मास डिफेक्ट की बात है, बाइंडिंग एनर्जी Δ(m)c², यानी मास डिफेक्ट को c² से मल्टीप्लाई कर दो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। ये न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन जो आप यहाँ पर
मतलब ध्यान से देखेंगे तो याद करने का काम आएगा। पॉज, तभी मैं हट गया हूँ, आप पॉज करके इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब आता है आपका जो सेमीकंडक्टर, ये भी हाई वेटेज का है भाई। रे ऑप्टिक्स के बाद जो सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है वो आपका सेमीकंडक्टर ही है। अब सेमीकंडक्टर, यहाँ कुछ थ्योरी भी काफी, वो भी मैंने नोट्स के तौर पे यहाँ लिख दी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किस टेम्परेचर पर कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। एक बार एमसीक्यू आया था, जबरदस्ती दे दिया था, देना नहीं चाहिए था। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर एनई बढ़ता है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एनई एनएच एनआई की वैल्यू बराबर होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आई प्लस आई एच मतलब टोटल करंट के बराबर आएगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जब आप जानबूझकर डोपिंग करते हैं, चाहे उसको आप एन टाइप बनाएं या पी टाइप बनाएं, ये थ्योरी है, थोड़ी सी आप समझ सकते हैं। डोप्ड सेमीकंडक्टर में ये फॉर्मूला, इस पे सवाल आते हैं आपके लिए। ये Ne इंटू एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, थर्मल इक्विलिब्रियम में जब होता है सेमीकंडक्टर्स, तो Ne इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर, इस पे सवाल आपके पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस, फ्रॉम दिस चैप्टर। ये कुछ फॉरवर्ड बाइसिंग हो तो पीएन जंक्शन में क्या होगा, या आप पॉज करके इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये थ्योरी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं, तो मैंने कहा जो बच्चा इंटरेस्टेड है पढ़ाई में वो जरूर इसको देख लेना पसंद करेगा, इसलिए हटाया नहीं। ये आप देख सकते हैं पॉज करके। खैर, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? रिवर्स बाइसिंग में जैसा आप जानते हैं पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस अक्रॉस द जंक्शन बढ़ जाता है, और भी कई बातें हैं जो आप ध्यानपूर्वक यहाँ पढ़ सकते हैं। डायनेमिक रेजिस्टेंस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई होता है, क्योंकि ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता पीएन जंक्शन। अब रेक्टिफायर में हाफ वेव में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, और फुल वेव में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इस पे भी सवाल आता है बहुत, डबल होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी के। अब ये तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दिए, अब न्यूमेरिकल कौन से लगाएं या क्वेश्चंस कौन से लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन के लिए आप 25 क्वेश्चन पर चैप्टर के आसपास पकड़िए, राइट 25। अगर आपके टीचर आपको दे देते हैं फुल सॉल्यूशन के साथ तो बड़ी अच्छी बात है, वरना मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए 12th पीसीएम 12th पीसीबी के लिए। इनमें क्या है, ये ऐसे ही क्वेश्चंस पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन के आसपास पर चैप्टर हैं, फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए भटकना नहीं, और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली ये निचोड़ है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, 10 साल के पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज का, और लेटेस्ट ट्रेंड का है। तो आप इसको कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ज्यादा नंबर ला सकते हैं अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जो बच्चा शोर शॉर्ट क्वेश्चन लगाना चाहता है वो अरविंद एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मुझे हेल्पफुल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत तेजी से आपको पूरे चैप्टर में थ्योरी, रिवीजन, कॉन्सेप्ट और हर चैप्टर कितने वेटेज का है ये बताने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।